देखो रे बाबू, इधर है, समझो। अब इस यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना क्या है, सब लोग इधर फोकस करेगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन, हिंदी क्या इसका हो गया, अवमंदित कंपन। अच्छा, अवमंदित या अवमंदन का क्या मतलब हुआ, अवमंदन का क्या मीनिंग है? अवमंदन का मतलब जो लगातार घटते हुए धीरे धीरे किस अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा, ये अवमंदन का मतलब है। अवमंदन का मतलब कोई भी वस्तु का प्रारंभ में अगर मोशन में है ना, वो धीरे धीरे वाइब्रेशन करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। अवमंदन माने धीरे धीरे क्या होना, रुकना, ये अवमंदन का मतलब। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फ्री वाइब्रेशन। पीछे जो है ना फ्री वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं। फ्री वाइब्रेशन में हम लोग को क्या मिला, फ्री वाइब्रेशन में मिला कि यह कंपन जो कभी बंद नहीं होता है, कितने समय के लिए चलता है, कितना समय के लिए चलता है, ये पूरा अनंत समय के लिए चलता है, पूरा अनंत समय के लिए चलता है। इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, काहे समान होता है एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड इसलिए समान होता न है क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स काम नहीं करता है, बाहरी आवृत्ति बल कोई काम इस पे नहीं करता है। ये कैसे जगह पे होता है, निर्वात में होता है तुम्हारा। फ्री वाइब्रेशन का हम लोग का अवकल समीकरण मिला हुआ था, वो अवकल समीकरण फ्री वाइब्रेशन का क्या मिला हुआ था, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, यही तुम्हारा फ्री वाइब्रेशन का कौन समीकरण है, अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसका एक अपना भी इक्वेशन था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, क्या बराबर, x बराबर a। अब इसी को कई बार प्लस में फाइव, कई बार हम लोग डीसी करेंगे कि दो बार डीसी करेंगे तो वाला आ जाएगा। सेम प्रोसेस जो फ्री वाइब्रेशन में है ना, पूरा उसी पर हम लोग काम करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बढ़ा देंगे और हम लोग इसके बारे में जानेंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब एक से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, डैम्प्ड वाइब्रेशन से इंपॉर्टेंट वह तुम्हारा फोर्स्ड वाइब्रेशन है। मोस्ट वीवीआई हम लोग उसी को बनाएंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन, प्रणोदित कंपन। तो खैर डैम्प्ड वाइब्रेशन को नाम से समझ रहा होगा कि कैसा वाइब्रेशन है, तुम ही लोग बताओ ना। अच्छा ये डैम्प्ड वाइब्रेशन बताओ, एयर में होगा कि वैक्यूम में होगा, निर्वात में होगा कि हवा में होगा, हवा में होगा, एयर में होगा। क्यों अच्छा कहा कि हवा में होगा, क्योंकि डैम्प्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे वाइब्रेशन क्या होना, घटना, कम होना, धीरे धीरे वाइब्रेशन कम होना यानी कि घटना। तो अब इसमें नोट पॉइंट में काम करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा, असमान होगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है वह एम्पलीट्यूड बाबू तुम्हारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड असमान होगा, अर्थात धीरे धीरे वह किस अवस्था में जाएगा, डिक्रीजिंग, धीरे धीरे घटते जाएगा। अच्छा दूसरी पॉइंट, इस पर बाहरी रेजिस्टेंस काम करेगा कि ना करेगा, बाहरी रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या आपसे, रेजिस्टेंस जो है ना प्रतिरोध है वह काम करेगा, काम करने का मतलब प्रेजेंट रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस तुम्हारा काम करेगा, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग क्या, यस माने प्रेजेंट रहेगा और क्या। अच्छा तीसरी पॉइंट, बाहरी बल काम करेगा कि नहीं, बाहरी फोर्स काम करेगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, ये भी तुम्हारा क्या करेगा, काम करेगा। अच्छा या तुम्हारा वाइब्रेशन धीरे धीरे जाकर लास्ट में क्या होगा, विराम अवस्था में आ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड कहने का मतलब कि लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा वाइब्रेशन जिसमें माध्यम का कोई भी कण को
अपने मध्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए तो वह धीरे धीरे विरामावस्था में आ जाता है, या कह सकते हैं कि उसका धीरे धीरे एम्पलीट्यूड शून्य हो जाता है। शुरुआत में एम्पलीट्यूड जो भी हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ये घटते 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 घटते, अगर इसका तुम लोग को ग्राफ बनाने के लिए कह दिया जाए कि इसका ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा, तो ग्राफ जब तू बनाएगा ना तो शुरुआत में इसका एम्पलीट्यूड क्या लेके चलेगा, बड़ा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, छोटा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, छोटा, धीरे धीरे होगा छोटा, अंततः क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा, इसका तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा यहां से काम कर लो कि पहले से डॉट डॉट लाइनिंग खींच लो, यहां से भी एक लाइनिंग खींच लो। अब इसके आगे इसमें तुम इस तरह से एम्पलीट्यूड को दिखाओ। देखो एम्पलीट्यूड का क्या हाल है, ये इसका ग्राफ बन गया, किसका, डैम्प्ड वाइब्रेशन का, क्योंकि टाइम के साथ यह तुम्हारा वाइब्रेशन क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जब मीडियम के कण, माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से, मध्य स्थिति जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, तो मध्य स्थिति मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू होता है। बताओ तो मीन पोजीशन हमारे लिए क्या है, जैसे अभी है मीन पोजीशन हो गया, और कंपन करेंगे तो मान लेते कहने जाएंगे, या तो फिर कंपन करेंगे तो तब बता एने जाएंगे तो ये हो गया एंड पोजीशन, माने इतना सब होने नहीं जा सकते हैं। और फिर इधर अगर जा रहे हैं तो एंड पोजीशन, तो इधर किनारा हो गया, इधर किनारा हो, हम कहाँ पे हो गए, बीच में। तो मध्य स्थिति बार बार यूज करेंगे ना, तो मध्य स्थिति का मतलब समझना कि जो उसका एक्चुअल जगह है, जिस रस्सी को पोल से यहाँ तक बांध दिए, पूरा टाइट बना हुआ, तो इसका कौन सा जगह है, ये कौन सा अपना जगह पर है, मीन पोजीशन पर, मध्य स्थिति में है। अगर इस रस्सी को खींच के नीचे लाकर छोड़ता ना है, इसका मतलब कि उसको मध्य स्थिति से तू विस्थापित नीचे की ओर कर दिया। अभी नीचे ऊपर कंपन करेगा, अपने कहां पे शुरुआत में था, बीच में। तो जैसे ही तू मध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देगा और लगेगा कि वह उसका एम्पलीट्यूड समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऐसे जगह वाइब्रेशन को, ऐसे जगह कंपन को तू नाम क्या देगा, अवमंदित कंपन। अच्छा जैसे तू अच्छा मध्य स्थिति से नीचे लाके छोड़ा, तो राशि तू नीचे ले जा रहा था, तो राशि क्या चाहेगा कि हम नीचे चल जाएं, नहीं, क्यों नहीं, अच्छा राशि चाहेगा कि हम नीचे जाएं। बहुत बढ़िया जवाब, देखो कितना अच्छा जवाब दिया, बकलोल का मुंह खाली बैला रहता है। वो राशि को जब हम नीचे लाके छोड़ रहे थे ना, तो राशि चाह रहा था कि हम नीचे जाएं, राशि नहीं चाह रहा था कि नीचे जाएं। क्यों, तो इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, क्योंकि दुनिया में हर एक वस्तु ये चाहता है कि हम अपनी अवस्था को क्या करें, बनाए रखें, ये जड़त्व कहता है, क्योंकि ऑलरेडी जड़त्व के कारण उसके पास एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है, और जड़त्व के कारण ही अपने अवस्था को बनाए रहता है। लेकिन हाँ ये कहो कि ठीक है वो जड़त्व के कारण अपना अवस्था को बनाया है, फिर भी हम नीचे लाके उसको छोड़ दिए, तो नीचे क्यों लाए, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास फोर्स था, इसलिए हम नीचे लाके छोड़ दिए। तो जड़त्व के कारण वो अपने अवस्था को बनाए रखा था, और नीचे लाके जैसे छोड़े तो उससे ज्यादा मेरा फोर्स था, तो जिसके कारण वह क्या करने लगा, कंपन करने लगा। मैंने एक्सटर्नल फोर्स, उसका जो इंटरनल फोर्स था ना, उससे क्या हमको देना पड़ेगा, ज्यादा, अधिक, तब वो क्या करना स्टार्ट करेगा, कंपन। लेकिन जैसे कंपन करना स्टार्ट करेगा ना, तो बाहरी वातावरण का जो है ना हवा, अब उसको क्या करेगा, रोकेगा, अब धीरे धीरे तुम्हारा क्या आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। अब ऐसे कंपन को ही हम लोग नाम क्या देंगे, अवमंदित कंपन। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग डेफिनेशन लिखो, देखो तो हेडिंग डाला था जल्दी, डैम्प्ड वाइब्रेशन, अवमंदन कंपन। अवमंदन कंपन, अवमंदन बोले, लिखो परिभाषा।
लिखो वैसा कंपन, वैसा कंपन, वैसा कंपन, वैसा कंपन जिसमें माध्यम के कण, वैसा कंपन जिसमें माध्यम के कण, वैसा कंपन जिसमें माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से, अपने मध्य स्थितियों से, अपने मध्य स्थितियों से ऊपर नीचे कंपन करता है, मध्य स्थितियों से ऊपर नीचे कंपन करता है, जिसका आयाम समय के साथ, जिसका आयाम समय के साथ, जिसका आयाम समय के साथ घटते जाती है, घटते जाती है, घटते जाती है। तो इस प्रकार के कंपन को, इस प्रकार के कंपन को अवमंदित कंपन कहते हैं। इस प्रकार के कंपन को अवमंदित कंपन, अवमंदित कंपन कहते हैं, अवमंदित कंपन कहते हैं। नोट लिखना, नोट में फर्स्ट पॉइंट, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखना। देखो अवमंदित कंपन के, अवमंदित कंपन के, अवमंदित कंपन के एम्पलीट्यूड, अवमंदित कंपन के एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समय के साथ घटते जाता है, समय के साथ समय के साथ घटते जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, अवमंदित कंपन में, पॉइंट नंबर 2, अवमंदित कंपन में, अवमंदित कंपन में बाहरी प्रतिरोध, अवमंदित कंपन में बाहरी प्रतिरोध, अवमंदित कंपन में बाहरी प्रतिरोध कार्य करता है, बाहरी प्रतिरोध कार्य करता है। थर्ड पॉइंट लिखना, अवमंदित कंपन में, अवमंदित कंपन में, अवमंदित कंपन में बाहरी बल कार्य करता है, बाहरी बल, बाहरी बल कार्य करता है, बाहरी बल कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 4, अवमंदन बल, अवमंदन बल, अवमंदन बल एक निश्चित समय के बाद, अवमंदन बल एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड शून्य हो जाता है, एम्पलीट्यूड, अवमंदित कंपन, अवमंदित कंपन एक निश्चित समय के बाद उसका एम्पलीट्यूड शून्य हो जाता है। ये तुम्हारा क्या को पॉइंट हुआ? 4 को पॉइंट हुआ। अब स्टार देख लिखना, अवमंदन यानी कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का ग्राफ,
और स्टार देके डैम्प्ड वाइब्रेशन का ग्राफ। राशि को अवमूल्यन करेंगे तो धीरे धीरे अपनी वस्तु में रहेगा, तो प्रत्येक वस्तु अवमूल्यन मतलब वही स्थिति में रहेगा, आ सकता है आगे वही स्थिति में ना रहता है, आयाम शून्य हो जाता है। हाँ, प्रत्येक वस्तु या पिंड डैम्प्ड वाइब्रेशन में रह सकता है। कब? इसी रहेगा तो जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, वैक्यूम में थोड़ी ना। नहीं, वैक्यूम में नहीं। हाँ, तो रह सकता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन का ग्राफ, और इसका ग्राफ बना लेना है हम लोग को। करने चल गया ग्राफ, एक ग्राफ बना लो। हाँ, बना लिया। मिला तो क्वेश्चन के जवाब रे। हाँ, जो क्वेश्चन का जवाब था हो गया, साफ ना हुआ, ठंडी का मौसम वाला ना हुआ। आज बताएंगे लास्ट में। लिख लिया हो, बना लिया। चलो, तो अब हम लोग को पॉइंट इसमें मिल गया, 4 पॉइंट। डिफिनेशन मिल गया डैम्प्ड वाइब्रेशन का, इसका ग्राफ मिल गया। अब आते हैं हम लोग अवकल समीकरण पे। तो अब हम लोग को हेडिंग डालना है, चलो हेडिंग डालो तो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन बोल रहे हैं। ये इतना थ्योरम बता रहे हैं ना, घर पे देखो रिवीजन जरूर करो, आदत अभी से डालो। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक घर पे 1-2 बार ना इसको बनाएगा, समझो कि पल्ले पड़ने वाला नहीं है। 1-2 बार 3 बार जितने रिवीजन करेगा समझो उतने बढ़िया है। और आदत यहीं से लगाओ रिवीजन का। 12th क्लास में आदत ना लगेगा, पता चलेगा 2 महीना आदतें लगावे में निकल गया। इसलिए आदत अभी से खराब करो। अरे आदत खराब करे के मतलब कुछ रिवीजन करे के। तुम लोग को ये आदत खराब है रिवीजन करे के? रिवीजन करे खूब आदत है, तो ये वो खराब आदत है। 12th क्लास देखो, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स बहुत सिंपल है, बशर्ते कि जो है ना सीक्वेंस में पढ़ते जाएगा ना। सीक्वेंस में कहने का मतलब है कि सब टॉपिक जो होता ना है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब 12वीं क्लास के फिजिक्स स्टार्ट होगा, तब 12वीं क्लास के फिजिक्स स्टार्ट होगा, तब ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर ना पढ़ेगा, वो 10वां चैप्टर पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं, वो समझो कि सीढ़ी की तरह पहला पढ़ेगा तभी दूसरा समझ में आएगा। पहला के हर एक कॉन्सेप्ट सेकंड में यूज है, सेकंड का हर एक स्टेप थर्ड में है, थर्ड का सब फोर्थ में है। ये सीक्वेंस से सबका कॉन्सेप्ट होता है। अब बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पहला से तुमको सीक्वेंस से जाना ही पड़ेगा।
लेकिन कहीं कहीं क्या देखेगा ना, तो पहला चैप्टर स्टार्ट है, कहीं कहीं देखेगा तो 10वां चैप्टर स्टार्ट है, कहीं कहीं देखेगा तो 12वीं चैप्टर स्टार्ट। अरे ठीक है, पढ़ तो लेगा, समाप्त तो चैप्टर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए वो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं बन पाएगा। तुमको याद है टेस्ट भी हो रहा है तो 50 में 50 नंबर भी ला दे रहा है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वास्तव में कॉन्सेप्ट बन नहीं पाएगा। तो सीक्वेंस एकदम पढ़ते जाओ। पहली बार किताब पढ़े के तो आदत सबसे पहले डालो। तो उन्हीं की किताब पढ़ के कोई क्या आदत है, ये जो है ना 100 150 का स्टूडेंट का बैच चल रहा है अभी, कोई के किताब पढ़े के घर पर आदत नहीं है। पढ़े कि नहीं है, कितना पढ़ेगी बेहुदा के देख लो क्वेश्चन, लग रहा है कि कितना घर है कि इसका बोझ है कि किताबें पढ़ने टाइम नहीं है। आ जाएगा समझ में कि कितना पढ़े, वक्त आ रहा है, ज्यादा दिन ना है। किताब पढ़ने की आदत समाज में आए चाहे ना आए, रीडिंग दे के पहले आओ, टीचर के पढ़ाने से पहले। टीचर जो चैप्टर बोल रहा है स्टार्ट होगा तो घर समझो 2-3 बार उसको रीडिंग दे लो, बुझाए चाहे ना बुझाए उससे मतलब नहीं है, खाली पढ़ के आओ ना तुम। और उससे भी अच्छा है कि ना बढ़िया ना ऑब्जेक्टिव जो दिले रहता ना है तो पहले ही बना लो, बिना पढ़ाए ले, हम ना पढ़ाए फिर भी तो बना लो ऑब्जेक्टिव, आंसर दिले है ऑब्जेक्टिव का, फिल इन द ब्लैंक्स का पहले ही बना लो। लेकिन कोई करेगा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ना अभी किया है ना पहले किया था ना जीवन में आगे करेगा, वो करवे नहीं करेगा। नया इतिहास में तो नहीं जी रहा है गधा। लिख लिया, लिखो अब इसका नीचे हिंदी बोले इसका लिखो, अवकल समीकरण के, अवकल समीकरण, 1 मिनट रुक जाओ, अवमंदन कंपन के, हाँ अवमंदन कंपन के, अवमंदन कंपन के अवकल समीकरण ज्ञात करें। अवमंदन कंपन के अवकल समीकरण ज्ञात करें। अवमंदन कंपन के अवकल समीकरण ज्ञात करें। हो गया ना, चलो अब इसमें हम लोग निकालते हैं इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट निकालते हैं तो इसके लिए आप देखो कैसे रिजल्ट निकलेगा। तो फ्री वाइब्रेशन वाला बातें दिमाग को होना चाहिए तुम लोग को। देखो जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास रस्सी था, समझना इधर, ये रस्सी है, इसको कैसा कंपन करा देना है, अवमंदन कंपन, अवमंदन कंपन कराना है। अब इसको फोर्स लगा के तू कहाँ खींचा, नीचे खींचा। ये रस्सी के पास भी एक फोर्स था, और वो जो रस्सी के पास फोर्स था ना, जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल था तो F प्रोपोर्शनल, अब मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तुम कितना किया है x, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, अब प्रत्यानयन बल जो लगेगा ना तुम्हारा फोर्स के क्या लगेगा, विपरीत लगेगा, इसलिए क्या लगा दो, तो यहाँ से F समानुपाती, समानुपाती हटाओ -kx, ये तुम्हारा प्रत्यानयन बल मिला, रीस्टोरिंग फोर्स। जो ये कब फोर्स कहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये राशि को जब तू नीचे खींच रहा था ना, तो राशि के पास भी एक बल था, तो नीचे खींच रहा था ना, तो भी क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। क्या लगता है कि तू स्प्रिंग को बाहरी खींच रहा है, स्प्रिंग को दोनों दम पकड़ लिया, एक खींच रहा है, तो स्प्रिंग तो हाथ रखना चाह रहा है कि अंदर खींच ले, एकदम 100% चाह रहा है। तो वो जो स्प्रिंग चाह रहा है ना है, वही तुम्हारा है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन, वही प्रत्यानयन बल तुम्हारा कितना है, -kx। अब चलो, अब बात ऐसा नहीं कि ये अवमंदन कंपन है, मतलब यह कंपन धीरे 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 तुम्हारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अभी तबे होगा जब बाहरी बल काम करेगा। तब बताओ एक कौन बाहरी बल किसको धीरे धीरे 0 की अवस्था में ला रहा है, तो ये जो एम्पलीट्यूड तुम्हारा है ना, चल रहा ना है और धीरे धीरे शून्य, और इसको मैंने एक तरह से कहो कि उस वाइब्रेशन के स्पीड को, तो हम स्पीड को क्या बोलने जा रहे हैं, स्पीड को हम स्पीड को बोलने जा रहे हैं dx/dt। हम स्पीड को ये बोल रहे हैं, स्पीड क्या हम लोग चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय, ये स्मॉल चीज लेके चल दें। ये चाल को बाहरी बल कम करने वाला है, तो बाहरी बल इस चाल को कम करेगा, तब बाहरी बल अभी चाल को कम करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के तुम्हारा जो है ये भी किस अवस्था में आ जाएगा, समानुपातिक स्थिति में आ जाएगा। अब ये भी जो कम करेगा ना उस चाल को, तो समझ लो वो भी एक दूसरे के क्या रहेगा, विपरीत ही रहेगा। चाल को धीरे धीरे कम कर रहा है
ताकि ठीक है राशि कंपन कर रहा है यानी कि चल रहा है। अब बाहरी बल ओकरा कम करेगा तब आखिर बड़ा बड़ा से कंपन कर रहा है तब बाहरी जाकर रोक रहा है तो ओकरा विरोधे न कर रहा है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस, और कांस्टेंट समानुपाती हटाएगा तो यहाँ भी क्या आएगा कांस्टेंट। तो चलो पहले हम कांस्टेंट के ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर लेटर हम चेंज कर दे रहे हैं। अब जो भी तुम्हारा लेटर तुम लोग भी जो बोलेगा हम लिख देंगे, लेकिन चलो किताब वाला ही बात उठा लेते हैं बी डी एक्स बटा डी टी। तो यहाँ पे तुम्हारा दो गो फोर्स काम किया, एक प्रत्यानयन बल और दूसरा तुम्हारा बाहरी बल, यानी कि दोनों को मिला के अगर हम टोटल बल निकाले तो F बराबर तो फाइनल आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी और dx बटा dt। जबकि यही हम लोग फ्री वाइब्रेशन पढ़ रहे थे ना तो खाली यही मिलल था बस। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तुम्हारा ये, क्योंकि इसमें बाहरी बल भी काम कर रहा था। अब ये जब प्रणोदित कंपन पढ़ेंगे ना तो ये दोनों स्टेप रहेगा, ओकरा में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। फ्री वाइब्रेशन में एक गो, डैम्प्ड वाइब्रेशन में 2 गो, और प्रणोदित कंपन आएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन ओकरा में जाएगा 3 गो। अच्छा अब एक और नीचे हम क्या किए तो उसमें जब मिला तो फ्री वाइब्रेशन में बोलो हाँ यहाँ से एक बराबर m इंटू ए, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर हम क्या प्रयोग किए थे, हाँ ए बराबर हम लोग प्रयोग कर लिए थे डी स्क्वायर एक्स बटा में। ऐसे भी एक्सकलरेशन त्वरण डबल डी से क्या होता है बराबर होता है, ले जाकर रख दो तो समीकरण 1, और यहाँ पर रख देगा तो एक बराबर m। अब एक की जगह पर कुछ ही हो बटा में कुछ ये इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 से चलो, तो इक्वेशन 1 और 2 से जब चलेगा तो यहाँ से बोलो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बताओ LHS बराबर RHS बराबर, तो एक में क्या होगा वो अब बराबर में ने माइनस में dx बटा dt ये हो जाएगा। ये काम कर दो तो दोनों माइनस में है ना पार्टी, तो ये पार्टी लेगा तो कुछ में होगा प्लस में, और नहीं तो ये काम करो कि m इधर है ना m को पहले उधर भेज दो, तो m को उधर भेज देगा तो बोलो तो क्या होगा बराबर x है माइनस b बटा और dx बटा dt। अब बताओ k बटा m जो तू देख रहा है k बटा m बराबर ओमेगा स्क्वायर, पिछले टॉपिक में हम लोग प्रूफ किए थे। और b बटा m जो दिख रहा है ना b बटा m, इसको हम दे रहे हैं क्या 2r। अब बात आ गया कैसे b बटा m की जगह पर 2r कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ पे अब तुम समझना ये जो उठाया है 2r b बटा m की जगह पर 2r, ये जैसे उठाया ना कि जैसे रस्सी है रस्सी, और रस्सी का तुम्हारा एक छोटा सा पार्टिकल जब वो वाइब्रेशन हो रहा है तो एक बार नीचे जा रहा है अब एक बार ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में जब नीचे जा रहा है तो ये डिस्टेंस को कवर किया r, ऊपर जब जा रहा है तो डिस्टेंस का कवर किया, अब पूरा अगर देखा जाए तो तुम्हारा कितना हो गया 2r। उसके व्यू से तुम्हारा यहाँ पर क्या प्रयोग कर लिया 2r, अर्थात यहाँ से देखो तो d बटा में कुछ और k बटा m की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में 2r और dx बटा dt। एक काम करो और वो दोनों माइनस को उठा के पाटे भेजो डी स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस में और प्लस में dx बटा बराबर में 0। हालांकि किताबों में देखेगा ना तो ये वाला स्टेप यहाँ दिले होगा, ये वाला स्टेप यहाँ दिले होगा,
जैसे डबल डीसी तब सिंगल डीसी तब ये वाला टर्म आना चाहिए। तो खैर प्लस में उतना दिक्कत ना है। लिखो तो उसके क्वेश्चन लिख लिया था ना। लिखो माना कि एम द्रव्यमान के कण, माना कि एम द्रव्यमान के कण को अपने मध्य स्थितियों से माना कि एम द्रव्यमान के कण अपने मध्य स्थितियों से माना कि एम द्रव्यमान के कण अपने मध्य स्थितियों से विस्थापित होकर अवमंदित कंपन कर रहा है। अवमंदित कंपन कर रहा है। यदि मध्य स्थितियों से विस्थापित x हो, यदि मध्य स्थितियों से विस्थापित x हो, मध्य स्थितियों से विस्थापित x हो तथा इसका चाल dx बटा dt हो, तो प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, ये दोनों स्टेप लिखना बस। लिख लिया? होगा लिख लिया तो ये बस दुनिया स्टेप होकर नीचे लिखना अवमंदन बल, अवमंदन बल। अब लिखना ए स्टेप टेक आउट देखो कि है ए स्टेप और ए स्टेप। दोनों टेक आउट वाला लिख लिया मैंने क्लास में प्रेजेंट है और तैयो पूछेगा ना कि कौन वाला लिख है। बकलोल के भी सीमा होता है। माहो बकलोल में समझो कि कोई नया टॉपिक डाल दो, पदार्थ के पांचवा अवस्था नहीं, सब देख रहे हैं बढ़िया से कैसे लिख रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, आंसर यहाँ आ गया, बीच में कुछ नहीं लिखना है, लिख लो छाप लो। तो क्वेश्चन 2-4 गो करेगा कहाँ से हम लिखे थे, कहाँ से लास्ट हुए थे। अब यही अगर कह देना कि एने से छाप लो और चल जाओ ओने, फिर वही सही से लिखेगा, वो लिखेगा सही है, लेकिन काहे ला पूछता है समझ में नहीं आता है। तू तो सबसे ज्यादा सस्पेंशन में रहता है। थोड़ा तो मारेंगे, इतना मारना 12 क्लास से रुक जाओ। ये लिख लिया, ओकर नीचे लिखो डॉट के जगह पे लिखना, लिखो कंपनमान वस्तु पर, यहाँ पे लिखना कंपनमान वस्तु पर लगने वाला कुल बल, कंपनमान वस्तु पर लगने वाला कुल बल, कंपनमान वस्तु पर लगने वाला कुल बल। समीकरण 1 से लिखना स्टार्ट करो, लास्ट आंसर तक लिख लो इक्वेशन 1 से।
फिजिक्स एग्जाम सबके बढ़िया होना चाहिए, सब सब्जेक्ट से अच्छा फिजिक्स। हाय मत करो, सोल्व करने का ज़्यादा कैपेसिटी फिजिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, एकरा में और डबल मजा आएगा। तो वही खाली होने वाला टाइम काट के इन्हें खाली दो ना, फिर तब फिजिक्स हलवा हो जाएगा। अरे ये को देखो ना, एक से दुनिया चल रहा है तो सारा कुछ ही देखना है। पहले तो नहीं पढ़ लेना आधा घंटा ही सब टाइम एक पर फिजिक्स पर। वो सेकेंडरी चीज है, किंग ऑफ साइंस फिजिक्स। तब राजा सब्जेक्ट में फिजिक्स है रे। गूगल पे सर्च कर दे, देख लो साइंस की राजा कौन है। जाना तो घरे देख लेना फिजिक्स। तब जो राजा है उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। वो तो कुछ नहीं है, वो है नाम ही निशाना करे, वो नाम निशाना है। हाँ जब हाल है भाई, गूगल बाबा तुम्हारे पास। हाँ मैथ है उसको भी कोई बोलबाला ना है। फिजिक्स मैथ बस हाँ बस सब हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा। और क्या था, कम से कम देखो लिख लिया रे। नहीं देखो रे बाबू, जल्दी देख लो, प्रूफ कर देगा, प्रूफ हो जाएगा।